हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है। इसका हम क्या देखने वाले हैं, तो इसका हम सारांश यानी समरी देखने वाले हैं। इंग्लिश में समरी और हिंदी में सारांश कहते हैं। तो वो सारांश देखने वाले हैं। या समझ लीजिए 5 नंबर का आता है। जैसे कि 5 नंबर का पूछा जाता है, जो बिहार बोर्ड एग्जाम हिंदी क्लास 12th का रहता है, उसमें पूछा जाता है। और ये हमारे मल्लेश जी है, जिसको मल्लेश जी लिखे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन का। इसका पूरा नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव है। तो चलिए हम सारांश देखेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सारांश देखना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे कि इसमें आपको समझ में आ जाने वाली है पूरे चैप्टर। ये एक डायरी है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें है कि सबसे पहले क्या कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप में, इफ आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े तो इस पर मैसेज या कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो बिहार बोर्ड एग्जाम हिंदी क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन का पाठ का सारांश देखेंगे। तो प्रश्न किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, पहले वो देखते हैं। तो प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सारांश लिखे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सारांश लिखे, ऐसा हो सकता है रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन में। समझ लीजिए 5 नंबर यहाँ से रहता है। और हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का भावार्थ ऐसे भी रह सकता है, या हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का केंद्रीय भाव बताए, ये भी रह सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। या मल्लेश द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ का सारांश, ये भी रह सकता है। कैसे भी घुमा के पूछे, आपको ऐसा सिर्फ एक ही प्रकार से लिखना है कि उत्तर हम बताएंगे कि उत्तर आपको किस तरह से लिखना है, वैसे आप लिखिएगा। आपको कितना 5 मार्क्स, आपको जैसे 5 मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा एग्जाम जो आपको कॉपी चेक करेगा से। तो चलिए सारांश देखना स्टार्ट करते हैं और वो अच्छे तरीके से आप समझेंगे सारांश को हम लोग। तो सारांश क्या है, तो पाठ परिचय पहले हम जान लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। मैंने पहले बताया था कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है एक डायरी है। कितना प्यारा नाम है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसे मल्लेश के द्वारा लिखा गया है। मल्लेश का पूरा नाम क्या है बताइए? तो भरत जी श्रीवास्तव। मैंने पहले ही बताया था आपको। मल्लेश अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। वे एक आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मल्लेश के लिए जीवन जीने के कर्म के जैसा था। डायरी लिखना क्या था? डायरी लिखना मल्लेश जी के लिए जीवन जो जीते थे ना, उनके एकदम कर्म जैसा था। वे एक दिन डायरी ना लिखे तो उनका क्या कहते हैं, उनका जिंदा रहना ही कठिन हो जाता था, ऐसा समझ लीजिए। डायरी की शुरुआत 15 जनवरी 1951 से शुरू होती है। जो मल्लेश जी है 15 जनवरी 1951 को डायरी लिखना शुरू करते हैं, जब उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। उस समय जब डायरी लिखना प्रारंभ किया तो सिर्फ क्या कितने वर्ष के थे? ओनली 16 वर्ष के ही थे, तभी डायरी लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। डायरी लिखने का यह सिलसिला 9 अप्रैल 1982 तक चलता रहा, जब उन्होंने अंतिम सांस ली। जब वो अंतिम सांस ली यानी जब उनकी मृत्यु के जब वे पास पहुंच गए थे, अर्थात 47 साल के तक के जीवन में 32 साल तक मल्लेश ने डायरी लिखी। यानी 32 साल तक मल्लेश जी ने डायरी लिखना जारी रखा। डायरी के ये पृष्ठ कवि आलोचक मल्लेश के समय के उथल पुथल और उनके निजी जीवन की तकलीफ़ों बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। इस डायरी में एक औसत भारतीय लेखक के परिवेश को आप उसकी समस्त जटिलताओं में देख सकते हैं। यहाँ तक समझ गए कि सारांश। अब अगला देखते हैं। डायरी इन्होंने 14 जुलाई 1956 को लिखा था और डायरी में क्या लिखा था वो देखते हैं कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़े के लिए भी। कहते हैं कि 14 जुलाई जब 1956 को लिख रहे हैं तो अपने डायरी में लिख रहे हैं कि सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, सुबह उठते ही वो पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री की छावनी के लिए। मिलिट्री की छावनी जैसे एक जगह होता है जहाँ पे ईंधन की ज़रूरत होती है, और पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़े के लिए भी, जब जाड़ा आएगा तो उसके लिए भी ईंधन चाहिए होगा, उसके लिए भी ईंधन अभी से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। सबसे पहला डायरी में ये लिखते हैं। मौसम एकदम ठंडा हो गया है। मौसम एकदम ठंडा हो गया, बाढ़ जैसा मौसम हो गया। मौसम एकदम क्या हुआ है? ठंडा हो गया है। बूंदाबांदी और हवा। बूंदाबांदी यानी जो बारिश हल्का हल्का टिप 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 करके बरस रहा है। बूंदाबांदी और हवा। एक कलाकार के लिए यह एक ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। कितना अच्छा बात बोले हैं कि एक कलाकार के लिए यह ज़रूरी है
कि उसमें जो ये लिख रहा है उसमें आग हो, एक एक जो पढ़ने वाले के दिल में आग लगा दे और वे खुद ठंडा हो। उसमें जो लिखने वाले हो वे खुद ठंडा हो, एकदम ठंडे दिमाग से लिख रहे हैं, लेकिन जो लिखे वो आग और जो लिख रहे हैं वह ठंडा होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। या तो 14 जुलाई 1956 में कौन से डायरी लिखे थे कि सुबह से पेड़ काटे जा रहे हैं ईंधन के लिए, यानी ये लिखे थे मेन पॉइंट था। और मौसम एकदम ठंडा हो गया है, एकदम यानी बारिश का मौसम है, ऐसे लिख रहे थे 14 जुलाई जब 14 जुलाई 1956 को ये जब डायरी में लिखे थे। तो और अगला देखते हैं कि आप कितने तारीख को डायरी लिखना प्रारंभ किए थे। तो लिखे थे कि 18 जून 1957 को एक डायरी लिखे थे इसी में। तो इसमें लिखे थे कि एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवा को देखकर कवि कहते हैं, जो एक खेत की जो मेड़ पर बैठी जो मेड़ है उस पर बैठी हुई जो कौवा होता है उसको देखकर कवि कहते हैं कि उम्र की फसल है, पककर तैयार सोपान का सुहाना रंग अब जर्द पर रहा, एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं। और अगला डायरी लिखे थे इन्होंने 4 जुलाई 62 कौसानी को। इतना नहीं लिखे थे, बहुत लिखे थे, लेकिन सारांश बता रहे हैं इसलिए आपको हम कम बता रहे हैं जिसके कारण आप जल्दी याद कर ले। और 4 जुलाई 1962 को कौसानी में लिखे थे, कौसानी एक जगह का नाम है, कौसानी में लिखे थे कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, जिस चिट्ठी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है कि दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी। दोपहर तक ये सोचते रहते हैं कि हो सकता है कि कल न कल कोई चिट्ठी आएगी ही आएगी, कोई चिट्ठी आएगी, और कुछ नहीं होता है, हमेशा चिट्ठी नहीं आती है। अजब सी बेचैनी में होती है कि चिट्ठी क्यों नहीं यार, क्या हो गया, ऐसा एकदम बेचैनी, अलग अलग दिमाग से सवाल खड़े करते रहते हैं, यहाँ तक कि कोई भी चिट्ठी जब नहीं आती है, जब पता नहीं जल्दी से अब क्या है, हम मोबाइल से फ़ोन कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ चिट्ठी एक थी जिसके कारण आप दूसरे जैसे अपने खबर को पहुंचा पाते थे। और 4 जुलाई जो 1962 को लिखने के बाद ये डायरी कब लिखे थे, तो ये डायरी लिखे थे उसके बाद ये कितना डायरी लिखे थे, तो दिल्ली 30 अगस्त 1976 को ये डायरी लिखे थे। उसके बाद लिखते हैं कि सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था। ये लिखते हैं कि जो सेब बेचने वाली एक लड़की, जब ये मार्केट गए तो सेब बेचने वाली एक लड़की थी जिसके कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फाँक काट कर ग्राहक को चखाती कि लीजिए देखिए हमारा एकदम सेब एकदम करेक्ट है, एकदम अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 2-4 बार उसने कोशिश भी की, इतना पतला कलाई था कि वह सेब भी नहीं काट सकती थी। सोचिए आप, एकदम इमेजिन करिए कैसे होगी कि एक सेब नहीं काट कर अपने ग्राहक को नहीं चखा सकती। और फिर एक खिसकाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। थोड़ा सा हंस कर नहीं कटा रहा है, देखते नहीं कुछ काम होता है तो हंसते थे, तो हंसकर वो चाकू थमा दिया और कहा खुद ही चीख लो, मीठे है सेब। क्या है कि खुद ही चीख लीजिए आप, सेब एकदम मीठे हैं, हम तो चख नहीं, हम तो काट नहीं सकते, हमारे कलाई में तो दम ही नहीं है। और सेब तो वैसे ही मीठे थे, लेखक कहते हैं कि सेब तो मीठे थे, लेकिन उनका रेग और खुशबू देखकर उनकी किस्म पहले ही जान चुका था। उस सेब को हम देखते ही पहले पहचान चुका था, ऐसा लेखक लिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं उनसे ये कह रहा था कि थोड़ी काट कर दीजिए कि हम थोड़ी खा कर देखेंगे कैसा सेब है। तो ऐसा कहते हैं कि कितना लिखे थे, तो ये दिल्ली 30 अगस्त 1976 को ये डायरी लिखे थे। और अगला डायरी कब लिखे थे, और इसके बाद ये अगला डायरी लिखे थे कितने को, तो अगला डायरी 9 दिसंबर 1978 को डायरी लिखे थे। इस डायरी में क्या लिखे थे देखते हैं। इसमें लिखते हैं कि जो कुछ लिखता हूँ, जो भी हम लिखते हैं वह सब का सब रचना नहीं होती है। अभी क्या कर रहे हैं कि जो कुछ लिखता हूँ मैं, जो भी लिखता हूँ वह सबका सब रचना नहीं होती है। पृष्ठ तो और भी नहीं, पृष्ठ तो जो हम पन्ना पर लिखते होते हैं और भी रचना नहीं होती है। जितना कुछ मैं भोगता हूँ उस में रचना के बीज नहीं होते। जो मैं भोगता हूँ ना उसमें भी रचना की कोई बीज रचना होती ही नहीं है। यानी रचना के बारे में 9 दिसंबर 1978 को ये लिख रहे हैं, रचना के बारे में 1978 को। और अगला डायरी है 25 जुलाई 1980 को लिखते हैं, जिसमें क्या लिखते हैं कि इधर पता नहीं, अरे इधर तो
पता नहीं, इधर पता ही नहीं है कि कितने सालों से मेरी जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर के कई रूप हैं। ये कहते कि इधर पता नहीं है कि कितने सालों से मेरी जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है, कितना अनुभव हम कितना डर रहे हैं कि मैं भीतर से बेहतरीन डरा हुआ व्यक्ति हूँ। इस डर का कोई रूप है, बुरी बुरी बीमारियों का डर। घर का जब भी कोई आदमी बीमार पड़ता है, जो बुरी बुरी जो बीमारियाँ होती है, भयानक भयानक बीमारी होती है, उससे भी डरते हैं कहीं बीमारी हो जाएगा तो हम कहाँ इलाज करवाएंगे। वैसा जब आदमी बीमार पड़ता है, मुझे डर लगता है कि कहीं उसे कोई भयंकर बीमारी ना लग गई हो। ऐसा जब भी कोई बीमार पड़ता है तो ऐसा मानते हैं कि उसे भयंकर बीमारी ना लग गई हो कि अगर हम कैसे इलाज कराएं उसे, और तब मैं क्या करूँगा जब उसको भयंकर कोई बीमारी हो जाएगा। किस अस्पताल में ले जाऊँगा, मैं किस अस्पताल में जाऊँगा, मैं तो कोई अस्पताल भी नहीं जानता। इलाज की कैसे व्यवस्था करूँगा, इलाज के लिए जो भी रुपया होता है उसका कैसे व्यवस्था करूँगा, ये कहते हैं। और अगला डायरी कब लिखते हैं, देखते हैं। अगला डायरी ये लिखे थे कि इस डर से कितने कितने घंटे मैंने तनाव में गुजारे, इस डर से मैंने कितने कितने घंटे अपने तनाव में गुजारे हैं। एक पो की तरह कांपते हुए होठों में प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि किसी तरह संकट का क्षण कटे। अपने बुदबुदाते हुए यानी अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए कि जल्दी क्षण कट जाए, जो भी जो दुखी का क्षण होता है। और मन इतना कमज़ोर हो गया कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस जाता है। मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि डर इसमें ये जल्दी से घुस जाता है। तो ये कमेंट में कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कमेंट नीचे तरफ से कीजिए आप लोग, तभी तो आप हमको पता चलेगा कि कितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा।